बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इकनॉमिक्स की 31वें लेक्चर में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका टाइटल है बैनुल-अक़वामी तिजारत। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक बात ख़त्म की थी कि मुल्की और गैर मुल्की तिजारत में क्या फ़र्क होता है, और हमने उसके फ़वाइद भी पढ़े थे। लेकिन फिर आज मैं यहीं से टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के फ़वाइद और इसके नुकसानात। फ़वाइद को हम पिछले ही लेक्चर में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इनको एक दफ़ा फिर से आपके लिए रिवाइज़ करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि जदीद ज़माने में बैनुल-अक़वामी तिजारत की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई भी मुल्क इसके बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो अशिया की फ़राहमी कि बैनुल-अक़वामी तिजारत की ही बदौलत हर मुल्क वो चीज़ें भी हासिल कर लेता है जो कि इसके मुल्क में पैदा नहीं होती, या उस चीज़ को पैदा करने के लिए उसको ज़्यादा मसारफ़ पैदाइश बर्दाश्त करने पड़ रहे हों। ठीक है, फिर है ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने मुल्क में नहीं बना सकते। ज़रूरियात ज़िंदगी में आपकी हेल्थ, एजुकेशन सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है। अब बहुत सारे ममालिक के अंदर मेडिकेशन या ये इतनी नहीं होती अवेलेबल, तो तिजारत की बदौलत अब ये ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात या कोई वैक्सीनेशंस होती हैं वो आपको दूसरे ममालिक से मिल जाती हैं। फिर है कहत से बचाओ। पहले 2-3 दहाइयों पहले अगर बात करें तो कहत की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हुआ करती थी। अब तो इतना मतलब ग्लोबलाइजेशन की बदौलत हर चीज़ इतनी फ़ास्ट हो गई हुई है तिजारत की वजह से कि अगर किसी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में कहत आ जाए तो बहुत सारे ममालिक मदद करने के लिए उठ खड़े होते हैं और फ़ौरन खाने पीने का सामान वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। फिर है दिफाई ज़रूरियात। हर साल हमारा बहुत सारा जो बजट है ना वो कहाँ जाता है? दफ़ाई ज़रूरियात। उसके लिए हमें ज़ाहिर बात है असला भी चाहिए होता है। बहुत सारी अशिया तो चले हमारे मुल्क में अवेलेबल होते हैं, लेकिन दफ़ा के पेश नज़र बहुत सारी अशिया ऐसी भी होती हैं जो हमें दरामद करनी पड़ती है। ठीक है, फिर है माशी तरक्की का हसूल। बैनुल-अक़वामी तिजारत ज़ाहिर बात है आपके मुल्क की माशी तरक्की को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होती है। बहुत सारे पसमानदा ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने तिजारत के ज़रिए ही तरक्की की है। ठीक है, दोस्ताना तल्लुकात। अब बैनुल-अक़वामी तिजारत में ज़ाहिर बात है आलमी अमन को आपने बरकरार रखना है। जितनी ज़्यादा एक दूसरे से, जैसे नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम डिस्कस करें, लेन देन करेंगे, तो फिर आपकी लड़ाई झगड़े की नौबत भी क्या होती है? कम आती है। जिन ममालिक से आपके तजारती तल्लुकात होते हैं उन ममालिक में कशीदगी नहीं पाई जाती। ज़रूरियात की अर्ज़ा फराहमी। ज़ाहिर बात है तजारत की बदौलत हर मुल्क को जो चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी है वो क्या होती है? सस्ती मिल जाती हैं। ठीक है, तलब व रसद में हम आहंगी, यानी आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि कीमतें उस वक्त ऊपर नीचे होती हैं जब आपके तलब व रसद में हम आहंगी नहीं होती। कभी तलब ज़्यादा हो रही है, कभी रसद ज़्यादा हो रही है। अब अगर रसद ज़्यादा हो गई है तो उसका फ़ायदा है ना कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ को रख के बाकी हिस्सा क्या कर दें? दूसरे ममालिक को भेज दें। फिर है पैदाइश बरपैमाना कबीर के फ़वाइद कि आपको पता है जब आप बड़े पैमाने पे बैनुल-अक़वामी लेवल की मंडियाँ तैयार करेंगे, आप वो चीज़ को जब बड़े पैमाने पे तैयार करना होगा तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स या बहुत सारे बेनिफिट्स आपको क्या करती है? गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, तो फिर उसकी बदौलत क्या हो जाता है? आसान हो जाता है चीज़ को पैदा करना। फिर है तहज़ीब व सकाफ़त के असरात। आपके बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए बहुत सारी एक मुल्क की तहज़ीब जो है वो दूसरे मुल्क की तहज़ीब पे भी असरानंदाज हो रही होती है। अजारादारियों का ख़ात्मा। बैनुल-अक़वामी तिजारत की वजह से कारोबारी लोगों में मुकाबला होता है, इसलिए अजारादारियाँ भी कायम नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज़ायद पैदावार की खपत। तिजारत की वजह से आपने जो चीज़ भी अपनी ज़रूरत से ज़ायद बनाई होती है वो जो ज़रूरत से बच जाती है वो क्या की जाती है? दूसरे ममालिक को भेज दी जाती है। इसलिए आपके मुल्क में सर्द बाज़ारी का ख़तरा नहीं रहता। अगर वही चीज़ें जो आपने ज़ाहिद पैदा की हुई हों वो आपको ख़ुद को रखनी पड़ जाएँ, आप दूसरे किसी मुल्क को सोल्ड आउट ना कर सकें, तो फिर आपको पता है कि 1930 वाले वर्ल्ड डिप्रेशन की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैनुल-अक़वामी तिजारत के नुकसानात। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है दूसरे ममालिक की मोहताजी। ठीक है, बैनुल-अक़वामी तिजारत
की बदौलत हर मुल्क क्या करता है, चंद अशिया के लिए दूसरे ममालिक का मोहताज भी बन जाता है। अब ये होता है अगर वो किसी वजह से वो चीज़ नहीं मिलती, कोई ऐसे हालात हो जाते हैं, माशी हालात ख़राब हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान है, वो अपनी सनतों के लिए जैसे रॉ मटेरियल या खाम माल होता है वो क्या होता कहाँ से लेता है, दूसरे ममालिक से दरामद करता है। अगर किसी वजह से उसको खाम माल नहीं मिल सकेगा तो अंडरस्टूड है पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो जो रिलाई उस खाम माल पे करी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। फिर है बात कर लेते हैं तखसीस कार का नुकसान। ये क्या होता है? बैनुल अक़वामी तिजारत में आपका हर मुल्क है चंद अशिया की पैदावार में तो स्पेशलाइज हो जाता है ना, और दूसरे ममालिक को भी ज़ाहिर बात है निशा को खुद पैदा करना शुरू कर दें या अगर या इनका नेमल बदल दरियाफ़्त कर लें तो तखसीस करने वाले अगर जो हम एक चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं, अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि दूसरे ममालिक उसका कोई नेमल बदल तलाश कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी इस सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। पसमानदा ममालिक को नुकसान, बैनुल अक़वामी तिजारत से पसमानदा ममालिक को क्या हो जाता है, नुकसान उठाना पड़ता है। वो अपने ज़रूरी खाम माल तरक्की याफ्ता ममालिक को क्या करते हैं, भेज देते हैं, जिनकी कीमतें तो इतनी ज़्यादा आपको पता नहीं होती लेकिन दरामदात उनकी होती है मशीनरी पे। जैसे पाकिस्तान की हम बात कर लें, अद्वियात हो सकती हैं, मसनूआत हो सकती हैं और अशिया सरमाया वगैरह, जिस पे इन्हें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, भारी रकम को खर्च करना पड़ जाता है। एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक बैनुल अक़वामी तिजारत का क्या है, वो यही है कि तरक्की याफ्ता ममालिक पे इन्हिसार। बैनुल अक़वामी तिजारत में आपका जो पसमानदा ममालिक का क्या होता है उनके साथ कि वो मुकम्मल तौर पर डिपेंड करने लग जाते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक पे। ख़ास तौर पर अगर जंग के दिनों की अगर हम बात करें, असलहा वगैरह की अगर रसद बंद हो जाए तो इन ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान। अब ज़ाहिर बात है नगाहानी हालात में ऐसी चीज़ों की आपको फ़ौरी तौर पे ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें वक्त पे नहीं पहुंच पाती तो उसका खमियाजा बहुत बड़े नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि गैर मुल्की मुकाबला क्या होता है। बैनुल अक़वामी तिजारत की वजह से जो पसमानदा ममालिक हैं इनकी सनतों का मेयार ज़ाहिर बात है इतना आला तो नहीं होता कि वो इंटरनेशनल लेवल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अब होता ये है कि इनकी जो सनतों को इनकी जो है बाकी सनतों की निस्बत इनकी गैर मेयारी होती है, निस्बतन सस्ती भी होती हैं। जब मुकाबला करेगा तो ज़ाहिर बात है ताकत नहीं रखती तो नुकसान उठाना पड़ जाता है। जंग और रकाबत, अब तिजारत बैनुल अक़वामी तिजारत बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ ममालिक में जंग और रकाबत का सबब बनती है, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो पसमानदा ममालिक को अपनी मसनूआत, ज़ाहिर बात है उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म होता है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ला के उनकी मार्केट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। लिहाजा वो इन मंडियों पर वो उनकी यही एफ़र्ट होती है कि वो इजारादार बन जाए, वो हमेशा के लिए इन मंडियों पे अपना तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं। और यही चीज़ जो होती है बैनुल अक़वामी अमन को ख़राब करने का बाइस बन जाती है। ज़ाहिर बात है कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर एक कंट्री किसी पे डिपेंड करता है वो हमेशा डिपेंड करता रहे, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो यही समझते हैं कि ये हमारी मंडियाँ हैं और इन पे हर हाल में हमें काबिज़ रहना है। तो वो चीज़ ज़ाहिर बात है बाकी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। माशी तरक्की पर असर, अक्सर तिजारत की वजह से बाज़ सनतों में जब आप स्पेशलाइज होते हैं तो दूसरी सनतें आप बुरी तरह से क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, निगलेक्ट कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, मुल्क की माशी तरक्की असरअंदाज हो जाती है। जैसे कि पाकिस्तान में कपड़े, सीमेंट या चीनी वगैरह की सनतों की हम बात करें, इस पे तो बहुत ज़्यादा फोकस किया भी जा रहा है, जबकि लोहे और स्टील जैसी जो बुनियादी सनतें हैं उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, जिस वजह से खुमियाजा भुगतना पड़ता है। फिर है सनती तरक्की पे असर, फिर माशी बहरान। अब तिजारत की वजह से किसी मुल्क की माशी हालात तिजारत करने वाले ममालिक पर भी असरअंदाज होते हैं। जैसे कि अगर एक मुल्क में क्राइसिस किसी भी तरह का आ जाए, उससे तिजारत करने वाले जितने ममालिक होते हैं वो भी उससे अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब 1930 में इक़्तिसादी बहरान अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन तिजारत की वजह से इसका जो असर था वो बहुत सारे ममालिक पे पड़ा। इस तरह पूरी दुनिया क्या हो गई थी, इस बहरान का शिकार हो गई थी। फिर हम सनती तरक्की पर क्या असर पड़ा, तिजारत से पसमानदा ममालिक की सनतें खसारे में ही रहती हैं, क्योंकि ये ममालिक ज़र मुबादला के हसूल के लिए अपना खाम माल दूसरे ममालिक को बरामद करते हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क की अपनी सनतें क्राइसिस का शिकार होती हैं। पाकिस्तान में कपड़े की सनत को अक्सर कपास की ज़्यादा मिकदार में बरामद से नुकसान होता है, निस्बत बरामद भी अनफेवरेबल रहती है। और फिर क्या, सियासी ग़ुलामी।
बैनुल-अक़वामी तिजारत की वजह से बाज़ ममालिक अपनी सियासी आज़ादी को भी खो बैठते हैं, क्योंकि तिजारत करने वाले जो ममालिक हैं वो दूसरे ममालिक की सियासी सूरत हाल को कि जो जो भी उनके वीक पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे, उनसे फ़ायदा उठाएंगे और उन पर काबिज़ हो जाएंगे। जैसा कि अगर हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ है वो आए तो तिजारत के लिए थे, लेकिन आपको पता है कि जब उन आपस की आपकी नाचाकियाँ हों तो ऊपर वाला तो आपका बेनिफिट लेगा ही, लेकिन मुल्की हालात से उन्होंने फ़ायदा उठाया और काबिज़ हो गए। फिर है मुज़र सेहत अशिया की फ़राहमी। तिजारत की वजह से बाज़ औक़ात मुज़र जैसे ये मुज़र सेहत अशिया कौन सी हैं, शराब हो गया, शराब होगी, अफ़यून, चरस, हेरोइन वगैरह, ये भी दूसरे ममालिक से आना शुरू हो जाती है। एक तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारे जराइम क्या होते हैं, जन्म ले लेते हैं। अच्छा जी, अब बहुत डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा सिनेरियो दे जाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर के हवाले से कि वो क्या है। बैनुल-अक़वामी तिजारत का क्लासिकी नज़रिया ये क्या है कि अब ज़ाहिर बात है कि तिजारत के लिए कोई ना कोई बेस होती है। तिजारत किस तरह से वजूद में आती है, इसके मतलब जो क्लासिकी माशदान ने क्या कौन से नज़रियात पेश किए हैं। एडम स्मिथ ने जो नज़रिया पेश किया वो कौन सा था, कुल्ली बरतरी का। इसके बरस डेविड रिकार्डो ने भी तकाबली मसारफ या मुआज़ना मसारफ पर बुनियाद रखी। जो क्लासिकी इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अपने नज़रिए की बुनियाद उन्होंने कहा फ़र्ज़ कर लो दो ही ममालिक हैं और वो दो अशिया के मॉडल उन्होंने तैयार किया जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे। और 17वीं और 18वीं सदी में माशी फ़लसफ़ा था मर्केंटलिज़म पर मबनी था। अब ये मर्केंटलिज़म क्या था, यानी इस पहलू के मुताबिक जिस मुल्क के पास जितना ज़्यादा सोना, चांदी या धातें, कीमती धातें जिसके पास ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा अमीर होगा। यानी हर एक ज़माने में ना कोई किसी की रिचनेस को, किसी की हैसियत को मैयर करने का कोई ना कोई इंडिकेटर हुआ करता था। जब ये 17वीं और 18वीं सदी की बात करें उसमें मर्केंटलिज़म ये फ़लसफ़ा चलता था। इसका यही पहलू था कि अगर किसी भी मुल्क के पास सोना या चांदी या जितनी ज़्यादा उसके पास कीमती धातें होंगी वो ही मुल्क ज़्यादा अमीर होगा। अब ज़ाहिर बात है इस नज़रिए के मुताबिक जो तिजारत है वो दौलत का क्या होती है, सरचश्मा, क्योंकि बरामदात अगर हों तो सोने चांदी जैसी धातें दीगर ममालिक से आती हैं, जबकि बरामदात की बदौलत आपको ये सोना चांदी देना पड़ता है। लिहाजा वो मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत के हक़ में थे और बैनुल-अक़वामी तिजारत को पाबंद बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि आपकी फ़ेवरेबल ट्रेड होना चाहिए, यानी आपकी बरामदात हमेशा प्लस रहनी चाहिए और बरामदात कम रहनी चाहिए। ठीक है, ये क्लासिकी नज़रिया था जो कि 17वीं और 18वीं सदी में एग्जिस्ट किया करता था। इसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि उस वक्त लोगों की बुनियाद किस चीज़ पे थी। हमने मर्केंटलिज़म के बारे में पढ़ा कि मर्केंटलिज़म जो थ्योरी है वो क्या थी, और उसके मुताबिक किसी भी मुल्क की माशी हैसियत को मैयर करने का इंडिकेटर क्या था। तो ये एक दफ़ा फिर मैं प्रीवियस पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के कौन कौन से फ़ायदे और कौन कौन से नुकसानात हैं। ज़ाहिर बात है जहाँ हर चीज़ का प्लस पॉइंट होता है वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी हुआ करते हैं। तो ये अब आप सोचें कि दोनों पॉइंट्स को प्लस एंड माइनस दोनों को पढ़ के बताएंगे, लेकिन मजबूरी भी होती है हर मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ मिल के चलना है, क्योंकि आप अपनी सारी ज़रूरियात अकेले आइसोलेट होकर पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, किस तरह से